देखिए मेरे बच्चे, ये जो है आपका, इसमें पार्ट 4 तक मैंने आपको दिया कि किस तरह से नियमित परावर्तन है और अनियमित परावर्तन है। ठीक है, तो नियमित और अनियमित परावर्तन की जब बात होती है तो प्रकाश के परावर्तन में मैंने आपको कहा था कि प्रकाश की किरण का सतह से लौट जाना, प्रकाश का परावर्तन। मैं आपसे ये भी बात करूंगा कि प्रकाश के परावर्तन के लिए मात्र एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम क्या है वो मैं आपसे बात करूंगा। अभी आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। पहले मैं आपको बता दूं कि प्रकाश के परावर्तन जो है, यानी प्रकाश की किरण का सतह से लौट जाना, प्रकाश का परावर्तन। आपने ये देखा इसमें कि इस परावर्तन में एक बताया था कि ये सतह पर किरण आई। देखिए ये मैं बताया प्लेन सतह है, और परावर्तन के लिए मैंने बताया था कि इनके सतह को आप क्या कर देंगे, कलई कर देंगे। ठीक है, और ये देखिए ये सतह पर किरण आती और सतह के जिस बिंदु पर आया, ये देखिए आ गया। मैं कहा कि साहब यहाँ पर आने के बाद ये लौट रही है, फिर ये सतह के इस बिंदु पर आया और यहाँ से लौट रही है। तो जब चिकना सतह रहेगा तो इस जगह से चिकना यानी प्लेन सतह है, इस तरह से मैं कहा था फिजिक्स की दुनिया में आप इसको दिखलाएं। तो इस तरह देखिए ये एक तरह का कोण बना के लौट रहा है, तो मैं बोलूँगा कि एक नियम से लौट रहा है, एक नियम से लौट रहा है। जी, इस पर साहब ये और भी आगे बढ़ा के देखिए, इस पर ये किरण आई, ये एक नियम से लौट रही है। लेकिन मैं तो ये चिकना सतह पर से लौटती है तो ये नियमित परावर्तन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है, एक नियम से लौटती है। लेकिन रूखड़ा सतह को मैंने ये दिखाया था उबड़ खाबड़, ऐसे उबड़ खाबड़ करके। इसमें देखिए इसको भी सतह को मैंने अपारदर्शी बना दिया। किसी बच्चा को दिक्कत? अब देखिए जब इस सतह पर जब किरण आती है तो देखिए टिल्हा पर आया, इधर भाग गई, एक गबड़ा में आया, यहाँ से इधर भाग गई। इस तरह से यहाँ देखिए ये थोड़ा और इधर आया, थोड़ा इधर चली गई, और इस तरह से कोई एक ढंग से नहीं लौट रही, जैसे तैसे लौट रही है। तो जैसे तैसे लौट रही है, अनियमित परावर्तन, इरेगुलर। जैसे आप जाते हैं रेगुलर स्कूल तो कहते हैं कि मेरा बच्चा नियमित जाता है स्कूल। नहीं भाई, वो बच्चा नियमित नहीं आता है, इरेगुलर है, अनियमित है, रोज नहीं आता है। यहाँ भी एक ढंग से नहीं हो रहा है, एक नियम से नहीं लौट रहा है। यहाँ देखिए एक नियम से लौट रहा है, एक ही प्रकार का कोण बना के लौट रहा है। तो यह है नियमित परावर्तन और यह है अनियमित परावर्तन। इस प्रकार आपने देखा कि प्रकाश के परावर्तन यानी प्रकाश की किरण का सतह से लौट जाना प्रकाश का परावर्तन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मेरे बच्चे, यह आपने देखा। इसमें आप एक लाइन में आप इसको बोलेंगे। यहाँ देखिए, सीधे कह दीजिए प्रकाश के किरण को, प्रकाश के किरण को, प्रकाश की किरण को सतह से लौट जाना, सतह से लौटना या लौट जाना, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। याद देखिए, ये जरूरी नहीं मेरे बच्चे, ये प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश की किरण ही सतह से लौटेगी तो प्रकाश का परावर्तन। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा साउंड के बारे में, ध्वनि के बारे में। ध्वनि भी सतह से टकरा के लौटती है तो ध्वनि का परावर्तन, वहां भी ऐसे पढ़े होंगे। तो मेरे बच्चे, यह प्रकाश के किरण को सतह से लौट जाना प्रकाश का परावर्तन। आइए ले चलते हैं इस परावर्तन का नियम जो आपने देखा था कि चिकना सतह से, चिकना सतह से प्रकाश की किरण को लौटना एक नियम से लौटता था। अभी आपने देखा था कि अगर ये चिकना सतह है, ये प्लेन सतह है, इस पर से किरण आती है, ये लौट रही है, ये सतह पे आई, ये लौट रही है, एक नियम से लौट रही है। ये नियम जो है वह प्रकाश के परावर्तन का नियम बन जाएगा। ठीक है, आइए ले चलता हूँ इस प्रकाश के परावर्तन का नियम किस टाइप का है। मैंने कहा तो कहें कि क्या रुखड़ा, तो रुखड़ा सतह पर लेकर मुझे कोई काम नहीं करना है, इससे कोई काम सफल नहीं हो पाता है। इसलिए जब कभी भी प्रकाश के परावर्तन की बात अगर हम पढ़ेंगे तो वह चिकना सतह ही लेके काम करेंगे, प्लेन सतह ही लेके काम करेंगे। ठीक है, आइए। इसलिए मेरे बच्चे, यह प्रकाश के परावर्तन में जो साहब चिकना सतह से जो किरण लौटती है, तो मैंने कहा कि एक नियम से लौटती है। वह नियम क्या है? तो ये देखिए मेरे बच्चे, ये नियम देखिए, एक ही प्रकार का कोण बना के लौट रही है। ऐसे ऐसे और भी क्या नियम है, मैं उस नियम से भेंट करा रहा हूं, आप देखते रहे। मेरे बच्चे, प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने के लिए एक
लंब को समझना होगा, परपेंडिकुलर की बात समझना होगा, किस प्रकार का कार्यक्रम दूं। पहले वो लंब क्या है आप सब लोग बच्चे से जानते हैं, आइए मैं थोड़ा सा बोलता हूँ। जैसे ये धरती के तले रेखा है, आप इसको बोलते हैं क्षैतिज, जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, यह क्षैतिज रेखा है। और ये क्षैतिज रेखा पर ये देखिए ये उदग्र रेखा, क्षैतिज जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और उदग्र रेखा जिसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी यह उदग्र रेखा जो है वह क्षैतिज रेखा पर लंब होता है। देखिए यहाँ पर आकार 90 डिग्री का बनता है। इसके बारे में ढेर आपसे बातचीत होते हुई आ रही है। तो बोले ये क्षैतिज रेखा पर यह उदग्र रेखा लंब है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन गया। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण। तो मैं कहता हूँ कि ये क्षैतिज पर देखिए लंब डाला गया है, ये लंब है। और इसी लंब को अभी हम लोग चलेंगे साहब परावर्तन के नियम में, किस प्रकार से हम वहाँ अभिलंब बोलेंगे, उसी को आप नॉर्मल बोलेंगे, मैं बात कर रहा हूँ। देखिए मैं लंब डाला, लंब डालने के लिए आप स्वतंत्र हैं। ये साहब ये देखिए ये धरती के तले रेखा है, मैं यहाँ भी लंब डाला, यहाँ भी लंब डाला, यहाँ भी लंब डाला, हम कहीं भी लंब डालेंगे देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यह लंब आपने देखा है? आइए ले चलते हैं मेरे बच्चे इस जगह पर परावर्तन के नियम में क्या कहेगा, लाइन पर बने रहिएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बोलना सिखाऊं, यह धरती के तले रेखा देखिए ये खींच लिया, इस जगह मैं एक सतह बना दिया। और जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए, उनके नियम को समझने के लिए मैं अपारदर्शी परावर्तन दिखाने के लिए मुझे क्या चाहिए, अपारदर्शी चाहिए। यानी साहब एक सतह आपका उसका अपारदर्शी होना चाहिए, यानी ये साहब प्रकाश की किरण को पार नहीं करने देना चाहिए। अगर पार ही कर जाएगी तो परावर्तन होगा ही नहीं, लौटेगा ही नहीं ना, हम नियम कहाँ से समझेंगे। इसलिए मेरे बच्चे यहाँ देखिए ये साहब इस सतह पर मैंने साहब इसका कलई कर दिया, एक सतह इनका कलई कर दिया। कलई करना, सिल्वर्ड करना, रंगना, हम पिछले कार्यक्रम में बताया था कि किस तरह से हम इसको कलर्ड करेंगे, सिल्वर्ड करेंगे। मैं कहा था आपको इनके बारे में कि बोलिए हम लोग और पारदर्शी वस्तु है। मैं फिर से इसको रिप्ले कर देता हूं ताकि बच्चे देखें तो इसका कार्यक्रम समझ में आए उनको। हम इसको तब देख पाएंगे, मैं अपना चेहरा तब देखता हूँ, टूटी फूटी भाषा में एक बार फिर शॉर्ट में बोलना चाहता हूँ इसको, पिछले कार्यक्रम में काफ़ी दिया है, ये देखेंगे पार्ट 4 में दिया है या पार्ट 3 में इसकी बात काफ़ी हुई है आपसे। मैं कहा साहब इसके बारे में कि मैं इस चेहरा को तब देख पाऊंगा जब इस पर प्रकाश की किरण पड़ेगी और लौट के आपकी आंखों तक। तो मेरे कहने का मतलब ये वस्तु को हम तब देख पाएंगे, इसको हम तब देख पाते हैं जब, यहाँ देखिएगा ये सामने यहाँ पर आँख है, आँख का साहब आँख में उत्तर लेंस है, इसका पिछला भाग आपका ये रेटिना है, ये रेटिना है, सामने ये वस्तु खड़ी है। बोलिए बार बार एक ही चीज़ को बोलते आ रहा हूँ। अब कहता हूँ कि साहब इससे निकलने वाली किरण जब ये सतह पर आई और आने के बाद ये देखिए बताऊंगा इसके बारे में, लेंस चैप्टर पढ़िएगा जानिएगा। ये साहब या अपवर्तन के बाद ये अपने रेटिना पर कट जाती है, तभी जाके इस वस्तु को हम देख पाते हैं। जब तक आप नहीं पढ़े हैं तब तक इतना तो समझिए मेरी टूटी फूटी भाषा में कि हमको आप तब देखते हैं जब इसमें प्रकाश की किरण पड़ती है और लौट के आपके आंखों तक जाती है, और ये आपके आँख में रेटिना है जहाँ पर ये आपको जाने वाली सभी किरणें उस रेटिना पर करती है, तो हमको आप देख पाते हैं। इतना तो समझ सकते हैं। तो बोलिए आखिर लौटाने के लिए बोलिए ये सतह कैसा है, ये शरीर कैसा है, अपारदर्शी। अगर इस पर प्रकाश की किरण आए और सीधे सलग पार कर जाए, क्या भैया अगर सीधे पार कर जाए तो वो देखते रहिएगा, इसको नहीं दिखाई देगा। क्या बड़ी बात समझ आ रही है? इसलिए इसको क्या होना चाहिए, अपारदर्शी। यही कारण है मेरे बच्चे, ये देखो अपारदर्शी बनाने के लिए सतह को मैं कलई कर दिया। कोई दिक्कत है? कलई करना, सिल्वर्ड करना, रंग देना, मैं चल सकता हूँ। आइए अब मैं चला साहब इसके बारे में, ये रंग दिया, अब आप पारदर्शी बना दिया। बनाने के बाद आप देखिए जरा इस पर, ये देखिए ये सतह पर किरण आ रही है। अब बार बार हमसे आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि आप इस आने वाली किरण को, मैंने किरण के बारे में कहा था कि ये सूर्य भगवान है, ये इनसे प्रकाश की किरण निकलती है और जहाँ से चलती है चलते ही जाती है, वहाँ से पीछे रिटर्न, और एक निश्चित दिशा में चलती है जो रास्ता तैयार है मेरा किरण। तो देखिए मैं एक सतह लिया है, ये सतह पर प्रकाश की किरण आ रही है। आप कहें कि आप तिरछा क्यों लिए?
हमें ही समझ में नहीं आ रहा है तिरछा क्यों, आप सीधा क्यों नहीं लिए, बताऊंगा। इसके पीछे सब पर जवाब है। आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, आप सीधा भी लेंगे कोई टेंशन नहीं, लेकिन कुछ बताना चाहता हूँ। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए हम इस सतह पर किरण भेजे हैं, सतह के इस बिंदु पर आ गई। अब इस बिंदु पर आने के बाद देखिए सतह के जिस बिंदु पर आया है ना, ये बिंदु पर आया और इसी बिंदु पर, इसी नाम बताऊंगा इस सबों का, इसी बिंदु पर जब मैं इस पर लंब डालता हूँ, लंब डालने के लिए आप यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं, आप कहीं भी ले सकते हैं। लेकिन इस जगह परावर्तन के नियम को समझने के लिए ये सतह के साथ जिस बिंदु पर ये किरण आ रही है उसी बिंदु पर जो लंब डालेंगे उसी लंब का नाम अभिलंब यानी नॉर्मल रहेगा। हम अलग भी डाल सकते हैं लेकिन अलग वाले को अभिलंब नहीं, नॉर्मल नहीं, अलग वाला सिर्फ लंब है। लेकिन देखिए साहब ये सतह के जिस बिंदु पर किरण आ रही है इसी बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब है। मेरे बच्चे इसको देखिए, मैं चलता हूँ साहब इसमें, इस कार्यक्रम को समझे जरा। ये साहब ये अभिलंब है और ये अभिलंब से जितना हट के आती है ना ये पार नहीं करेगी। जितना बड़ा कोण, मानता हूं कि आप 10 डिग्री का कोण बना के आ रही है, तो जितना बड़ा कोण बना के आ रही है उतना ही बड़ा कोण बना के ये क्या होती है, लौट के आती है। अगर ये 10 डिग्री के कोण से आ रही है तो ये भी साहब यहाँ 10 डिग्री के कोण बनाते हुए और यहाँ से क्या हो जाएगी, लौट के आएगी। बोलिए, अगर ये 10 डिग्री का कोण बनाते हुए आ रही है तो 10 डिग्री का कोण बनाते हुए यहाँ से क्या हो जाएगी, लौट के आएगी। इसका मतलब कि ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर। मेरे बच्चे ये आप समझे, ये मैं सिर्फ अभी आपको एक लाइन बताया कि ये सतह पर किरण आई और जिस बिंदु पर आता है आ रही है किरण उसी बिंदु पर डाला गया लंब मेरा अभिलंब है। तो आइए इनके नियम को समझाने के लिए कुछ ऐसे बात की आवश्यकता है, कुछ ऐसे मैटर की आवश्यकता है। और साहब ये आने वाली किरण, डाला गया लंब अभिलंब, लौटने वाली किरण, इन सबों के नाम के बारे में आपको पहले मैं भेंट कराता हूँ। आइए तब जाके आप इस पर पढ़ना सीखेंगे, बोलने आ जाएगा तो पढ़ना सीख जाएंगे आप। आइए देखते हैं कैसे। देखिए मेरे बच्चे, ये देखिए ये आपका सतह है, ये सतह पर आने वाली किरण है, इसको बोलता हूँ आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित होना ना, यह इंसिडेंट रे बोलेंगे इसको। ये देखिए ये तीर का निशान जो है ना, देखिए ये तीर बता रहा है कि ये सतह पर आ रही है, लेकिन कैसे ये तीर जो है ना ये बता के इसका नाम लिख के हम बच्चों को सिखाने जा रहे हैं। यहाँ देखिए मैं लिखा आपतित किरण, ये बच्चों को मैं सिखा रहा हूँ कि ये देखिए इस किरण का नाम है आपतित किरण, लेकिन ये तीर का निशान बता रहा है कि ये सतह पर किरण क्या हो रही है। ऐसा ना समझिएगा कि एगो रेखा खींच करके में 2 किरण हो चाहिए, एगो ये डाले एगो ऐसे, ऐसा नहीं बोलना। बच्चे हैं, मन में 20 तरह का बात आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मेरे बच्चे ये देखिए सतह पर किरण आ रही है, ये आपतित किरण, और यह है आपतित किरण। और ये देखिए आप आपतित किरण सतह के इस बिंदु पर आ रही है, ये देखिए इस बिंदु पर आ रही है। जिस बिंदु पर आती है इस बिंदु को बोलते हैं, देखिए यहाँ तीर लगा के इसे बता रहा हूँ, ये मत कहिएगा कि सतह के इस बिंदु पर आकर फिर ऐसे मुड़ जाती है, ये तो कलई किया हुआ है, इधर तो पार ही नहीं करेगी। मैं इसको बोला आपतन बिंदु। चलिए, और मेरे बच्चे आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर यह डाला गया लंब अभिलंब है। देखिए मेरे बच्चे, अलग भी लंब डाल सकते थे, अलग नहीं, यह आपतन बिंदु पर ही डाला गया लंब अभिलंब जी। आप इसको बोले हैं हाँ अभिलंब। हाँ मिल रहा है, लाइन से मिल रहा है। आप देखेंगे मेरे बच्चे कोई बात नहीं है। आइए मैं इसको बोला साहब, मिल गया बाबू? नहीं? आइए ये बोलिए साहब आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब। मेरे बच्चे ये आपतित किरण है
आने वाली सतह पर आने वाली किरण आपतित किरण, सतह के जिस बिंदु पर आया आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, और अविलंब से ये देखिए जितना बड़ा कोण बना के हट के आती है उतना ही बड़ा कोण बना के यहाँ से क्या होती है, लौट जाती है। अगर यहाँ 10 डिग्री का कोण है, मानता हूँ, मान लेता हूँ कि यहाँ कोई कोण बन रहा है, तो जितना बड़ा कोण है उतना ही बड़ा कोण यहाँ भी है। अगर यहाँ पर 10 डिग्री का कोण है तो यहाँ भी क्या डिग्री का कोण है, मैं मान लिया हूँ ये 10 डिग्री का कोण है, तो यहाँ भी 10, तो यहाँ भी 10। अविलंब से जितना हट के आती है यानी जितना बड़ा कोण बनाती है, अविलंब से उतना ही हट के क्या होती है, लौट जाती है। क्या मेरे बच्चे को कोई दिक्कत है? ये सब लोग समझ रहे हैं? बोलिए। सतह पर आने वाली किरण आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर है आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, अविलंब से जितना हट के आती है उतना ही हट के क्या होती है, ये लौटने वाली किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। यह है परावर्तित किरण। अभी तक आपने देखा साहब, यह आपतित किरण है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अविलंब, और यह अविलंब से जितना हट के आती है उतना ही हट के लौटना परावर्तन, और लौटने वाली किरण परावर्तित किरण। लौटना था रिफ्लेक्शन, और लौट गई, परावर्तित हो गई, रिफ्लेक्टेड ना। ये देखिए, तो ये मेरे बच्चे, और किरण जिसको रे बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, और ये इंसिडेंट रे। और जिस बिंदु पर आया आपतित हुई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आपतन का बिंदु, आपतन का बिंदु कहिए, आपतन बिंदु कहिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यानी जिस बिंदु पर वो आपतित हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, आपतित हो रहा है। ठीक है मेरे बच्चे, इस तरह से आप देखेंगे यह आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अविलंब, इनके बीच का जो ये कोण है, ये कोण, यही कोण कहलाता है आपतन कोण। आपतन और मेरे बच्चे, यह अविलंब और ये परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच का जो ये कोण है, यह कोण कहलाता है परावर्तन। समझ में आ गया? बोले ये आपतन कोण है और ये कौन सा कोण है, यह है परावर्तित किरण, लेकिन ये कोण कहलाता है। देखिए मैं इस तरह का तीर मार के आपको समझाता हूँ कि इस कोण को बोलता है परावर्तन कोण। यहाँ इस तरह से ये तीर का निशान मार के बता रहा हूँ कि इस कोण को हमने क्या कहा है, आपतन। ऐसा न कहेगा कि यहाँ से भी त्रिकोण हो गया, ये किरण नहीं है, यह कोण बता रहा है कि ये जो कोण बन रहा है इसको बता रहा है कि ये परावर्तन कोण है, यह कोण जो है बता रहा है कि आपतन कोण है। क्या मेरे बच्चे कोई दिक्कत है? तो फिर से आओ, इस जगह मेरे बच्चे सतह पे आने वाली किरण आपतित किरण, सतह के जिस बिंदु पर आया आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, और ये साहब यहाँ से लौट जाने वाली किरण परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कौन किरण? और ये सतह के जिस बिंदु पर ये आ रही है आपतन बिंदु, तो फिर से बोलो, सतह पे आने वाली किरण आपतित किरण, सतह के जिस बिंदु पर आया आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, अविलंब से जितना हट के आएगा उतना ही हट के ये लौटने वाली किरण जाएगा दिमाग में। बोलते बोलते आदत हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं, कहा नहीं कि याद नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है। आइए साहब इनके बारे में, ये आपतन कौन है, मैं इनको थोड़ा लिखना है, इंग्लिश में भी आपको बता देता हूँ, पहले आप इसको नोट करें। देखिए मैं आपको बताया, ये सतह पे आने वाली किरण आपतित किरण, आपतित किरण जिसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अविलंब, अविलंब जिसको इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। यह आपतन बिंदु पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आपतन का बिंदु, जिस बिंदु पर वह किरण आपतित हो रही है, और अविलंब से जितना हट के आती है उतना ही हट के ये लौट जाती है। तो लौट जाना जिसको बोलते हैं परावर्तन, और जो किरण लौट जाती है वो सब रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्शन उसका हो गया, परावर्तन हो गया।
ये बोले ये परावर्तित किरण मेरे बच्चे, और यह अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण यह है आपका परावर्तन कोण। यह अविलंब और यह आपतित किरण के बीच का कोण है आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण अविलंब के बीच का कोण आपतन कोण, और यह अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण ये परावर्तन कोण है। तो ये देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला अक्षर आर है, इसलिए परावर्तन कोण को आर से लिखते हैं। और ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये आपतन का कोण, आपतन का कोण एंगल ऑफ इंसिडेंट को आई से लिखते, पहला अक्षर आई है इसलिए हम इसको आई लिख लिए। ठीक है, इसलिए हमेशा देखेंगे आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से। ठीक है, ये देखिए तो मैं परावर्तन का इसमें दो नियम बताऊंगा। पहला नियम आपको दे रहा हूं, यह आपतित किरण और आपतन बिंदु पर यह डाला गया लंब अविलंब, और यह परावर्तित किरण, यह तीनों एक ही समतल में, इन द सेम प्लेन, एक ही समतल में। ये देखिए यह आपतित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अविलंब, और यह परावर्तित किरण, यह तीनों एक ही समतल में। पहला नियम रहा इसका। इसका दूसरा नियम कि यह आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में, यानी इसी को आप बोलेंगे आई बराबर आर। मेरे बच्चे यह अविलंब से जितना हट के आती है उतना ही हट के लौट जाती है, इसलिए आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर। तो मैं परावर्तन का दो नियम देखा। पहला नियम, यह आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अविलंब, और ये परावर्तित किरण, यह तीनों एक ही समतल में होते हैं, इन द सेम प्लेन। और दूसरा नियम का ये सब आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर, क्योंकि अविलंब से जितना हट के आती है उतना ही हट के ये लौट जाती है, इसलिए ये दोनों कोण आपस में क्या है। इस प्रकार आपने परावर्तन का दो नियम देखा। क्या इन दोनों नियम में कोई दिक्कत है आपको? दूसरा, अब चलता हूं साहब इन नियम को बताने के बाद मैं दर्पण की तरफ आपसे बात करूंगा। लेकिन दर्पण बताने से पहले मैं थोड़ा एक माध्यम की बात थोड़ा बताना चाहता हूं। माध्यम फिर लेंस में जाकर मुझे पढ़ाना ही है, बताना ही है माध्यम को अपवर्तन बताने के लिए, इसलिए यहाँ थोड़ा माध्यम शब्द को आपसे मेरी बात हो जाए। आप भी जानते हैं पहले से, लेकिन थोड़ी सी बात हो जाए ताकि आप मुझे जानें कि बार बार बोलूँगा कि परावर्तन क्वेश्चन एक नंबरिया में आपके ऑब्जेक्टिव में कि क्या साहब परावर्तन के लिए कितने माध्यम की आवश्यकता होगी, तो उस माध्यम को जानना तो है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा पहले माध्यम से बात करना चाहूँगा, माध्यम क्या है, और तब जाके हम आपको साहब ले चलूँगा प्रकाश के दर्पण की तरफ ले चलूँगा और बताऊँगा कि दर्पण का क्या खेल खेल है। यहाँ देखिए मेरे बच्चे, यह प्रकाश के परावर्तन के इस प्रकार दो नियम हो गए। पहला, ये देखिए यह आपका सतह है, सतह पे आने वाली किरण आपतित किरण, देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अविलंब। तो कभी मैं बोलते रहूंगा कि यह आपतित किरण है और आपतन बिंदु सतह के जिस बिंदु पर है आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब यही अविलंब, यही अविलंब है। तो मैं सीधे कभी कभी बोलूंगा यह आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, या डाला गया लंब अविलंब। हम हमेशा किसी भाषा में बोलते रहेंगे, आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया यह अविलंब, और यह परावर्तित किरण, यह तीनों एक ही समतल में, एक ही समतल में, देखिए एक ही प्लेन में। ठीक है, दूसरा कहा ये देखो ये आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या है, देखिए ये देखिए अविलंब और आपतित किरण के बीच का कोण बताया था आपतन का कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसको आई से लिखे। ये साहब देखिए अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका पहला अक्षर आर, इसलिए आई और आर दोनों आपस में क्या हुआ,
तो आपने देखा I बराबर I। देखिए इसी चीज़ को ऐसे लिखें, या इसी चीज़ को आप लिखेंगे, या देखिए या करके आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण। अगर हिंदी में भी कभी लिखा देखे तो हम डायरेक्ट इसको बोलेंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या है, ये आपतन कोण बराबर है परावर्तन। हमेशा दोनों बात लिखेंगे आपसे, बोले साहब I बराबर R, या आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या हुआ। इस प्रकार ये परावर्तन की बात मैं आपको बताया। आइए थोड़ा सा हम माध्यम के बारे में आपसे बात करते हैं। माध्यम की क्या बात है मेरे बच्चे, आप जरा सुनिए। अभी ये माध्यम फिर जब हम चलेंगे लेंस में फिर वहाँ आपसे काफ़ी बात होगी, लेकिन अभी ही आपसे काफ़ी बात करेंगे। अब जरा सुनिए, आप जरा देखना है इस चीज़ को कि हम बोलते हैं या आप सभी बोलते हैं। तो आप सभी बोलते हैं तो आप सभी की आवाज़ मैं सुनता हूँ और मेरी आवाज़ भी आप सुनते हैं। लेकिन इसी जगह आप देखते हैं बैंक के बगल में एटीएम है, एटीएम में कहीं आप साहब रूम में खड़े हैं, एटीएम रूम में और आप पैसा निकाल रहे हैं, बाहर से कोई किडनैप करता है कि भाई साहब जल्दी निकलो हमें भी पैसा निकालना है, उनको कुछ सुनाई नहीं देता है। और अगर कहीं बाहर से आप इशारा किए कि निकलिए न जल्दी, अगर ऐसे हाथ कर दिए तो उनको लगेगा कि हमको मारने के लिए कौन है, तो भीतर से पुलिस को फोन कर देंगे। आप पैसा क्या निकालेंगे, आप थाना में चले जाएंगे मेरे बच्चे। इसलिए कि बिल्कुल ही आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। इसलिए नहीं सुनाई दे रही है कि आपकी आवाज़ जो है वह शीशा को पार नहीं कर रही। जी हाँ, वह शीशा को आवाज़ नहीं पार कर रही है। तो शीशा क्या हो गया, वह घना माध्यम। बोले माध्यम, पहले माध्यम तो कहे कि माध्यम तो हम समझे ही नहीं। आइए समझाता हूँ ना। मैं बोलता हूँ मेरी आवाज़ें आप तक, आपके कानों तक जाती है। वो आप बच्चे से पढ़े कि मेरी आवाज़ को आप सबों तक ले जाने के लिए हम हर खाली जगह में हवा देखते हैं, जो हवा एक कण दूसरे कण को धक्का मारते हुए और आपके कानों तक पहुँचती है। ये आपने 9th क्लास से ही पढ़ते आए मेरे बच्चे। क्या लेकिन जब शीशा को आप देखें, शीशा का केबिन में आप अंदर खड़े थे पैसा निकालने के लिए, अब बाहर से आवाज़ कोई दे रहा तो वो सुनाई, इसलिए कि साहब उससे होकर हवा इन आउट नहीं थी। इसलिए बाहर से बोला गया आवाज़, दिया गया आवाज़ को वो अंदर तक नहीं पहुंचा। इसलिए मेरे बच्चे शीशा बिल्कुल घना माध्यम हो गया। आप साहब पानी को भी देख सकते हैं उठा के, हालांकि पानी में भी ध्वनि को भेजा जाता है, ध्वनि भेज के ढेर सारा उसकी दूरी वगैरह को मापा जाता है, गहराई को मापा जाता है, पानी की गहराई को, इस सब 9th में पढ़े होंगे। लेकिन मेरे बच्चे पानी में अगर साहब आप डुबकी लगा रहे हैं तो बाहर से कोई कहता है सुनो, अरे तो बाबूजी खोजे थे घोड़े, तो चिल्ला कर आ जाएगा बाहर से और डुबकी लगाए हुए पानी में सुनाई नहीं देगा। वो ऐसा टेक्निक है जो आप बच्चे में पढ़े होंगे 9th क्लास में, सोनार, जिसके द्वारा हम ध्वनि बेच के उसकी गहराई का पता कर लेते हैं वगैरह वगैरह, ढेर सारा कार्यक्रम है। लेकिन मेरे बच्चे आप ऐसे अगर ध्वनि दे रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं, आपकी आवाज़ें साफ पानी में नहीं जा रही है और डुबकी मारल आदमी को सुनाई। हाँ, लाख बाहर से कह रहा है कि निकल रहे रुपया ऊपर छिटा ले, लेकिन ओकरा सुनाई नहीं दे रहा है। तो रुपया चुन के निहाल हो गया और कंगाल रह गया, लेकिन ओकरा सुनाई नहीं दिया। काहे भाई? इसलिए कि पानी आप जानते हैं कि हर पदार्थ छोटे छोटे अणु से मिलकर बना है। तो आप जानते हैं इसके बारे में कि ये जो आपका पानी है, ये देखिए उनके अणु के बीच में आकर्षण बल अधिक है, लेकिन हवा के अणु के बीच में आकर्षण बल बिल्कुल कम है। सुनिएगा जी हाँ, लाइन में बने रहिएगा। मैं कहना चाहता हूँ इसके बारे में कि ये देखिए, ये आप बच्चे से पढ़ते आए हैं। अगर शीशा है, ठोस है, तो ठोस है, उनके अणु के बीच में आकर्षण बल देखिए काफी है। लेकिन वही जगह अगर गैस ले लिए हैं तो गैस के अणु के बीच में आकर्षण बल बहुत कम है। देखिए इनके अणु काफी दूर है। पढ़िएगा, ये केमिस्ट्री में फिर भेंट होगा आपसे, काफी मात्रा में मिलेगा ये सब चीज। तो यहाँ पर इनके अणु के बीच में काफी आकर्षण बल है, कम आकर्षण बल है। और यहाँ देखिए ये शीशा, इनके अणु के बीच में इनसे ज्यादा आकर्षण बल है। लोहा थोड़े है लेकिन आकर्षण बल है। और साहब यही अगर आपका पानी या गैस लिए थे, पानी में आकर्षण बल है लेकिन शीशा से कम है। देखिए इनकी दूरी कम है,
लेकिन यहाँ गैस के बीच के अणुओं के बीच की दूरी काफी अधिक दिखा रहे हैं ना, इसलिए मेरे बच्चे गैस के अणु काफी इधर से उधर बउआते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो मैं बोलता हूँ मेरी आवाज़ें फटाफट सुनते हैं आप, इसलिए कि मेरी आवाज़ को धक्का, मेरी आवाज़ जो निकलती है वो भी एक हवा के रूप में निकल रही है। और साहब ये जो मुंह से निकलता है वो ढेर सारा दांत से, कंठ से, जीभ से, होठ से, सब से टकराते हुए निकलता है बाहर, और हर खाली जगह में हवा है जो आप तक वो ध्वनि क्या होती है, पहुंचती है। और पढ़ाए थे कान में जो मुद्रक, निहाई और साहब वल्यक वगैरह थे, जो वो सभी साहब किस तरह से वहाँ कंपन कराते हुए अब ब्रेन को, तंत्रिका तंतु को देते थे, और वो आपको इमरजेंसी लागू होता था और आपको सुनाई देता था, और फिगर भी समझ में आता था, वगैरह वगैरह बात हम लोग पहले पढ़े हैं इस कार्यक्रम को। इसमें मेरे बच्चे ये जो बात आती है, इसमें यह शीशा है, गैस है और पानी है। मैंने कहा कि साहब गैस में, जैसे साहब आप पढ़ेंगे देखेंगे केमिस्ट्री में आपको मिलेगा, हवा गैसों का मिश्रण है, ढेर सारे गैसेज हैं। गैस के अणु आपस में बहुत कम घने हैं। हम लोग चल रहे हैं, तनको कोई टेंशन नहीं, आराम से चल रहा है। लेकिन पानी में कहे चलने के लिए तो कहा कि सुनो ना, आज न चलो, बिहान चलो में। क्यों भाई? इसलिए कि पानी जो है उनके अणु आपस में कुछ घने हैं हवा की अपेक्षा, इसलिए उसमें चलने में दिक्कत होता है। और कहा कि सुनिए शीशा में दीवार पर लगल है, चाहे शीशा का रूम बना हुआ है, तो पार करिए, तब पार करिएगा नहीं। अब बोलिएगा भीतर कोई काम, कोई कोई कुछ बोल रहे हैं, बाहर वाले को कुछ सुनाई? बाहर वाला 100 गाली देगा, आपको भीतर सुनाई? बस वाला के सामने खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं मार के खराब कर लो, लेकिन ड्राइवर को कुछ समझ में नहीं आता है। जब हाथ ऐसे ऐसे कीजिएगा ना, तब कहे ओ मारेला कहिए, तब मुड़ी निकाल के फरिया लेगा तुमसे। लेकिन जब बाहर से खड़ा होकर तुम 1 करोड़ उसको गाली बात दो, लेकिन कुछ सुनने वाला नहीं है। ठीक, वो शीशा जो है वो साहब जो है काफी घना है, वो साहब आपकी आवाज जो निकल रही है वो शीशा से होकर पार नहीं कर रहा। तो माध्यम, जैसे आपके बाबूजी रुपया पैसा देते हैं तो आप स्कूल पढ़ने जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, पढ़ने के लिए बाबूजी साइकिल खरीद दिए, साइकिल आपका माध्यम है, चढ़ के आते हैं, बाबूजी माध्यम है, पैसा देते हैं रुपया, तब जाकर पढ़ाई करते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, खाते पीते हैं। माध्यम मीडिया नहीं। तो बोलिए मेरे बच्चे वो माध्यम क्या है जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है? तो ठीक उसी प्रकार मेरे बच्चे यहाँ माध्यम है पानी, यहाँ माध्यम है गैस। तो गैस में मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, लेकिन क्या पानी में हम बाहर से कुछ बोलेंगे आप डुबकी लगा हुआ सुनिएगा? नहीं। तो एक माध्यम वो भी है, एक माध्यम आपका ये पानी है, एक माध्यम आपका शीशा है। बंद कर दिए केबिन में, कुछ कोई का बताइए कुछ सुनने वाला नहीं है। माध्यम, मैं कहा कि माध्यम 2 प्रकार का मिला, एक आपका जो काफी घना है और एक आपका जो कम घना है। तो कम घना जो है साफ गैस, लेकिन पानी और शीशा ही तो काफी घना है ना? तो बोलिए जो ज्यादा घना है उसको मैं कहा डेंसर, जिनके अणु आपस में काफी घना है। पढ़ेंगे इसके बारे में, हर क्षेत्र में मिलेगा, पहले ही बताए थे, 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो पढ़ेंगे जिनकी डेंसिटी अधिक हो, घनत्व जिनका अधिक हो। पढ़िएगा घनत्व क्या होता है, घबराइए नहीं, जो बाद में आए हैं बच्चे घबराइए नहीं, सब बात मिल जाएंगे आपको। तो जो काफी घना है ना, इनके अणु आपस में काफी घने हैं, इनका डेंसिटी काफी अधिक है, घनत्व काफी अधिक है। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ गैस है, गैस के अणु कम घने हैं, कम घना है, रेयरर बोलते हैं। जो कम घना है यह साहब रेयरर, RA, ठीक है, रेयरर। ये बोले साहब ये विरल, और ये ज्यादा घना है, सघन बोले, इसी सघन को आप डेंसर बोलते हैं। एक देखेंगे आप विरल और एक देखेंगे आप सघन। विरल रेयरर और डेंसर सघन, कई तरह का माध्यम देखो। तो सघन जिनके अणु आपस में काफी घना है, और विरल जिनके अणु आपस में कम घना। मैं चल सकता हूँ क्या बाबू, इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है। तो विरल और सघन क्या चीज देखे बाबू? माध्यम हो गया ना। अब मैं पूछना चाहता हूँ, परावर्तन की बात जब आई थी तो मैं आपसे कहा कि परावर्तन के लिए ये साहब यहाँ माध्यम से हमें कोई ताल्लुकात नहीं था, लेकिन मेरे मन में क्वेश्चन हमेशा उठता है कि बच्चों से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई प्रकाश का जो परावर्तन होता है
उसके लिए कितनी माध्यम की आवश्यकता है। क्योंकि आगे जब आप वर्तन पढ़िएगा रिफ्रैक्शन, तो वहाँ देखिएगा वहाँ 2 माध्यम की आवश्यकता होगी। तो यहाँ एक क्वेश्चन मेरे तरफ से कि बोलिए अगर ये सतह है, क्या देखिए मैं इसको कलई कर दिया, मेरे बच्चे ऊपर हवा है, मान लेता हूँ इसके नीचे पानी है, ऊपर हवा है नीचे पानी है। आप बर्तन में बरगुन्ना में पानी रखें तो पानी का ये सतह बरगुन्ना में बाल्टी में, और उसके ऊपर ताकिए क्या है, हवा, और खाली जगह में हवा है। तो मान लीजिए कि आपका बरगुन्ने है कोई दिक्कत है, लेकिन मुझे चूंकि परावर्तन दिखाना है तो पानी रहेगा तो पानी में प्रकाश की किरण पार कर जाएगी। इसीलिए मैं आपको समझाने के लिए मैं अपनी भाषा में एक बात करना चाहता हूँ कि साहब नीचे पानी हो क्या हो, आनी पानी टानी उससे हमारा मतलब नहीं है। हम जो इस सतह लिए हैं वह सतह अपारदर्शी बनाए हुए हैं, हम रंग दिए कि पार नहीं करेगी, ऐसे समझिए। अगर आपको लग रहा है कि पानी में भाई तो प्रकाश चल जाएगी तो हम मिटा ही दिए, हम पानी को हटा दिए। और सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर हवा है ना, हवा हो शीशा हो कुछ भी हो, देखिए ना साहब रख दिया, हमारा हवा रख दिया। आइए देखिए ये सतह जो है ये रंगा हुआ है, बोले ये सतह पर किरण आई। मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि जो परावर्तन होगा वह जिस माध्यम में आएगी उसी माध्यम में क्या हो जाएगी। इसी बात को सिर्फ बताना था मुझे, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। मैं इसको रंग दिया, देखिए साहब अब ये किरण पार नहीं करेगी। और ये सतह पे आने वाली किरण कौन किरण, आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर है आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अविलंब, और अविलंब से जितना हट के आएगी उतना ही हट के लौट जाएगी। लेकिन क्या अगर हवा में आई है, हवा में लौट जाएगी। यानी साहब परावर्तन के लिए मात्र क्या माध्यम, जिस माध्यम में आई उसी माध्यम में, जिस माध्यम में आई है उसी माध्यम में लौट। तो बोलिए प्रकाश के परावर्तन के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता है, एक ही माध्यम। यही सिर्फ मुझे बताना था कि बोले हम बार बार ये क्वेश्चन आपसे मैं उठाऊंगा इस बात का कि परावर्तन के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता है, जिस माध्यम में आएगी उसी माध्यम में क्या होगा। हाँ, प्रकाश के परावर्तन के लिए एक ही माध्यम की आवश्यकता है। मैं चलूं, यानी परावर्तन जो है एक ही माध्यम में होता है कि 2 में, एक ही माध्यम। चलें नीचे लिख लीजिए।